कि आज हम जो है अपनी ये मिस आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है? मेरा माइक थोड़ा दूर था। यस मिस आ रही है। अच्छा, आज हम इंशाल्लाह देखो ये इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट पूरा कर लेंगे। जी अच्छा, मिस। अब मैंने आगे किया तो मुझे रिपीट हो रही है। ठीक है, कल फिर इंशाल्लाह हम करेंगे अपने मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स कर लेंगे। आप लोगों के पास आवाज़ इको हो रही? जी मिस। मेरी आवाज़ आप लोगों के पास इको हो रही है? जी मिस। नो मिस नहीं हो अपने रही। ना यस मिस अपना हो रही है। जिन जिन के माइक खुले हैं ना, माइक बंद करो। हाँ हाँ, अब सही हो गया ना, देखा? ओके। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या पढ़ा था? ओके, अपने लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था इसका कोई रिवीजन दो। हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं जो हमारी वो होती है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी और हम मतलब किन स्टेप्स में करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे या फिर किस तरीके से करेंगे। और फिर हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि अगर एक ग्रुप कुछ और डिसीजन कह रहा है और दूसरा ग्रुप कुछ और कह रहा है, तो सिचुएशन में हम क्या करेंगे। हमने डिसाइड किया था या तो हम एक सी प्लान लेकर के आएंगे या फिर जो है वो हम कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे कि हम दोनों पार्टीज को राजी रख सकें। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। और फिर रिसोर्सेज वगैरह की हमने बात की थी कि जब हम प्लान बनाते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें कर रहे होते हैं। मिस इसके अलावा आप वो आपने स्लाइड्स इश्यूज खोल बताए लेंगी? थे कि मिस इसके अलावा आपने इश्यूज बताए थे कि स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज आ रहे होते हैं कि लीडरशिप स्टाइल वाली बात, जैसे कि अपने ने कही कि 50-50% लोग जो है वो अलग अलग कह रहे होते हैं। उस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए, हमें किसकी बात माननी चाहिए, किसकी नहीं माननी चाहिए। और इसके अलावा जो आपने मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि अगर हमारे पास जो है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव होगा और हमारे पास ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन इनइफेक्टिव होगा, तो इसका मतलब है कि हम सर्वाइवल के उसके अंदर हैं। इसी तरीके से मिस आपने बताया था कि अगर हमारे पास स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन इनइफेक्टिव होगा और हमारे पास जो है वो ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इनइफेक्टिव होगा, तो हम डाई कर रहे होंगे क्विकली। मिस ये आपने पूरा मैट्रिक्स समझाया था। हाँ और इसके बिल्कुल। अलावा आपने बताया था कि हमने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने पड़ते हैं। कि आपने बताया था कि पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, सीक्वेंस बताई थी आपने कि प्रोसीजर पे जाएंगे या स्ट्रक्चर पे जाएंगे। उस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस करा था। और रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस करा था कि हम रिवर्सली चल रहे होते हैं, अपने ठीक काम को बैकवर्ड से लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे कि रिसोर्स एलोकेशन में क्या होता है। हमने ये बात तो की थी पिछली दफ़ा, हमने जो बात की थी वो बात की थी कि हमने पहले प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है, प्रोसीजर क्या होगा, रिसोर्स एलोकेशन क्या होंगे। ठीक है, तो रिसोर्स एलोकेशन जो है वो हमारी प्लानिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हमारे पास प्रॉपरली हर डिपार्टमेंट को या हर ग्रुप ऑफ पीपल को हमारे पास प्रॉपरली रिसोर्स एलोकेट नहीं होंगे, तो हम लोग जो है वो अपनी कंपनी के गोल्स को, टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अच्छा, there may be a contingency mechanism, priority ranking of items is excluded from the plan, which items to fund if more resource should be available, priority ranking of some items sacrificed if total funding must be reduced. अच्छा, रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन में हमें हमें ये रिसोर्स एलोकेशन क्यों चाहिए होता है? सबसे बड़ी चीज जो हमारे पास आती है वो आती है या तो हमारे पास एक्सेस ऑफ फंड है या फिर हमारे पास लैक ऑफ फंड है। यूजुअली हमारे पास लैक ऑफ फंड ही होते हैं, तो हमें प्रायोरिटाइज करना होता है कि विच थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट टू डू, हम पहले उनको करें, एंड देन विच थिंग्स आर लेस इम्पोर्टेंट टू डू हम उसके फिर लेटर ऑन करें। एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे हम लोगों को डिसीजन लेने होते हैं कि दीज थिंग्स आर नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, हम उसके लिए कोई सब्सिट्यूट भी यूज कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई रिसोर्स एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रायोरिटी रैंकिंग ऑफ आइटम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, प्रोसीजरल इश्यूज में हमारे पास जो है, अब हमारे पास होता है कि कोई भी चीज़ ले, सपोज हम एक नया प्लांट लगाने की कर रहे हैं। अब हम लोग डिसीजन ले रहे हैं कि वेदर हम लोग अपनी ही कंट्री के अंदर लगाएंगे या फिर हम लोग मार्केट डेवलप कर रहे हैं, मार्केट एक्सटेंशन कर रहे हैं तो हम किसी और कंट्री के अंदर जा रहे हैं,
या ये ऐसा है कि ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, तो कोई और कंपनी, कोई और बाहर की फॉरेन कंट्री है वो हमारे साथ जो कोलैबोरेट कर रही है। तो प्रोसीजर हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन में जो कुछ इश्यूज जो यहाँ पे हाईलाइटेड हैं, दैट आर लाइसेंसिंग प्रोसीजर, फॉरेन कोलैबोरेशन प्रोसीजर एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, लाइसेंस प्रोसीजर के ऊपर जाते हैं कि पहले हम लोगों को रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग रूल्स होती हैं। हम जिस कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारी अपनी कंट्री है, चाहे हम कहीं बाहर जाके प्लांट लगा रहे हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, वो किस तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू आएगी, लाइसेंसिंग का क्या इसका प्रोसेस होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मर्चेंडाइजिंग कंपनी है, उसका क्या प्रोसेस होगा, सर्विस सेक्टर है उसका क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें भी जैसे हमारे यहाँ अगर जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए हम लोग कर रहे हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो पहले हम लोग को शेयर्स इशू करने ही होंगे, तो हम लोगों को पहले जो है वो एससीसीबी के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्रेटेरिएट फॉर इंडस्ट्रियल अप्रूवल लेना पड़ेगा, देन प्रोजेक्ट अप्रेजल होगा बोर्ड एप्लीकेशन का, नंबर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, and all the condition fulfilled the letter of intent is converted into industrial license। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है फॉरेन कोलैबोरेशन। अब फॉरेन कोलैबोरेशन में हम लोगों को पहले एरियाज देखने होते हैं कि हम जो है वो कौन कौन से एरियाज के अंदर ट्रेड करेंगे। अच्छा, एरियाज से क्या मतलब हुआ, इज इट अ डेमोग्राफिक? मिस लोकेशन की बात, मेरे ख्याल से लोकेशन की बात कर रहा है। और नहीं, ये लोकेशन की बात नहीं हो रही है, ये हमारे पास बात हो रही है हम किन किन सेक्टर्स के अंदर काम करेंगे, वेदर के हम जो है मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर में जा रहे मार्केट हैं, की बात कर रहे हैं, ये मार्केट की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज हैं, परमिटिंग एग्जिस्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन नॉन प्रायोरिटी एरियाज अप टू 40% ऑफ द इक्विटी होल्डिंग, दिस लिमिट हैज बीन रेज्ड टू। अच्छा, ये इनके जो भी हैं लॉज हैं, तो मैं इसको ओवरऑल बता देती हूँ कि फॉरेन कोलैबोरेशन में हम लोगों को ये सारी चीजें डिसाइड करनी होंगी, हम किन किन टारगेट एरियाज के अंदर काम करेंगे, कितनी ओनरशिप होगी, कितनी अच्छा ओनरशिप जो है वो शेयर्स के थ्रू होती है। अब ये डिसाइड करना होगा कि हमारी अपनी ओनरशिप कितनी होगी और फॉरेन कंट्री जो है उसकी कितनी ओनरशिप होगी। ठीक है, फिर हमारे पास ये है कि गवर्नमेंट अप्रूवल जो है वो किस तरीके से होगा दोनों दोनों कंपनीज की तरफ से। अच्छा, देयर आर सर्टेन एक्ट्स। अच्छा, ये वाली स्लाइड हमें छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये हमारी कंट्री के लॉज नहीं है, तो ये गलत आ गई है, इसको हम ये स्लाइड नंबर 18 ये हमें हटानी होगी। ठीक है, अच्छा, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या है। अच्छा, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमारे पास एक बड़ी चीज आ जाती है, कोटा लग जाता है। हम इतने अमाउंट से ज्यादा या इतने नंबर ऑफ आइटम से ज्यादा इम्पोर्ट नहीं कर सकते या इतने नंबर ऑफ आइटम से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास जो है लाइसेंसिंग और ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो हमारे पास चैम्बर होता है, इसके थ्रू हम लोगों को सारी परमिशंस लेनी होती है, इसका प्रोसीजर डिफाइन करना होता है, पेमेंट मोड क्या होगा, हमें ये सब चीजें डिफाइन करनी होती हैं इसके अंदर। अच्छा, फिर हमारे पास ये होता है कि कैपिटल गुड्स हैं, या फिर हमारे पास ये है कि कुछ और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है इंसेंटिव्स एंड फैसिलिटीज, benefits from incentives and facilities, project implementation for putting up strategy into action requires a consideration of various incentives, subsidies and facilities which can benefit an organization। अच्छा, गवर्नमेंट जो होती है ना, आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा, गवर्नमेंट ने चीनी के ऊपर इतनी सब्सिडी दी, या दूध वालों ने पैसे बढ़ा दिए तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो जैसे पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारी क्रॉप्स उगाने के लिए सब्सिडी देती है, दैट मीन्स कुछ पैसा आप लगाएंगे और बाकी पैसा जो है वो गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट इसी तरीके से दूसरी फील्ड के अंदर भी करती है, जैसा कि जब इंडिया के अंदर ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उठानी थी, फिल्म इंडस्ट्री उठानी थी, तो बोला गया था कि पहले जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो 40% टैक्स देते थे। तो बोला गया था कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर अपनी डाइवर्सिफिकेशन करेगी उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा।
तो यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, फॉर द रीजन एक तो 30% टैक्स बच भी रहा था मैन्युफैक्चरिंग से, और फिर उनको एक और बिजनेस मिल रहा था जहाँ से वो रेवेन्यू अर्न कर सकते थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है। अच्छा, कहीं पे होता है कि गवर्नमेंट जमीन दे देती है कि आप ये एरिया हमने बनाया है, आप यहाँ जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये जमीन अलॉट की जा रही है फॉर पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड। तो पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड क्या होता है, वो मोस्टली 99 ईयर्स लीज के ऊपर दी जाती है। तो एक सदी इज वेरी हाई फॉर दिस, और जब हमारे पास कंपनी सेट हो जाती है तो गवर्नमेंट जो है वो और ज्यादा आपको सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये भी मैटर करता है। अच्छा, फिर इंसेंटिव्स में फिर ये भी होता है कि टैक्सेस में कितना आपको जो है रिलीफ दिया जा रहा है, कोटाज के अंदर कोई भी चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे कोटा में हमें कितना रिलीफ दिया जा रहा है, ये हम अपनी कंट्री का भी देखते हैं और जिस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं उसमें भी देख रहे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज इट, बहुत छोटा सा टॉपिक था हमारे पास आज। मिस एक चीज पूछी थी मिस, ये जो फैसिलिटीज, ये सब्सिडीज है, ये हाँ, हमें फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट देगी? दोनों होती हैं। ये आप जिसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हो वो भी दे रहा होता है, और हमारे पास अपनी भी होती है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है ये जैसे अगर दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं ये सिर्फ इसीलिए होता है, इट्स नॉट नेसेसरी। ऐसा भी होता है कि दो कंट्रीज या दो से ज्यादा कंपनीज आपस में अलायंस बना लेती हैं कि हम बाकी दुनिया को जो है वो कितना फैसिलिटेट करेंगे। जैसा कि अभी आप जो है ये ऑयल क्राइसिस देख रहे हैं। ठीक है, ऑयल क्राइसिस में क्या क्या इशू आ रहा है? अभी जो ऑयल क्राइसिस चल रहा है इसमें इशू क्या आ रहा है? इशू शुरू कहाँ से हुआ था? मिस सुना था कि मतलब सी साइड पे काफी ऑयल आके रुका हुआ है, सप्लाई नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो ऑयल की कीमतें गिर रही हैं। कोविड-19 की मतलब वजह ऑयल काफी हो चुका है लेकिन इतनी डिमांड नहीं है। एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। कोविड-19 की वजह से सऊदीया को बहुत ज़्यादा, अच्छा सऊदीया और रशिया जो है बहुत सारे, देयर आर सो मेनी कंट्रीज हु आर प्रोड्यूसिंग ऑयल, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो सऊदीया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद जो है वो रशिया जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, जो आपको वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल प्रोवाइड कर रहा है। इशू क्या हुआ था कि आफ्टर दिस, अच्छा चाइना जो है वो सऊदीया का सबसे बड़ा जो है ऑयल इम्पोर्टर है। दो चाइना भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अमेरिका भी थोड़ा बहुत प्रोड्यूस है, बट इट्स नॉट ऑफ दैट क्वांटिटी एंड दैट क्वालिटी जो कि सऊदीया के पास है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो इसका यूजेज है वो हमारे पास एयरक्राफ्ट के अंदर एज अ फ्यूल यूज किया जाता है ये। तो जब कोविड-19 आया था और चाइना ने अपना सबसे पहले एयर स्पेस बंद किया था, तो एक महीने के अंदर सऊदीया को इतना जो है वो लॉस हुआ था। उसने कहा रशिया से कि हम जो है वो अपनी जो सप्लाई है उसको लिमिट करेंगे ताकि हमारा ये जो एक महीने का लॉस है वो हम कवर कर सकें। रशिया ने इस बात को माना नहीं और रशिया ने कहा कि जो भी होगा, जिस जिस कंट्री का जितना दिल चाहे वो इतना प्रोड्यूस करे, और जो है वो देयर इज नो नीड कि हम जो है वो डिमांड को कट करें अपने लॉस को कवर करने के लिए। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो रशिया जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है उसको तकरीबन 6 से 7 डॉलर पर बैरल पड़ता है, और सऊदी अरेबिया जो करता है ऑयल एक्सट्रैक्ट अपनी कंट्री के अंदर उसको 2 डॉलर से 4 डॉलर पड़ता है। तो सऊदीया के लिए, सऊदीया का अगर आप 4 डॉलर भी लेते हैं और इसका 6 डॉलर भी लेते हैं तो तब भी सऊदीया फायदे में है। और सऊदीया के पास जो है वो बहुत ज्यादा रिजर्व जो कि उसको नेचुरली मिले हुए हैं। तो व्हाट दे डिड, दे सेड ठीक है अगर सब जो है वो करेंगे तो फिर प्राइजेस भी अपनी मर्जी की होंगी। सऊदीया ने एकदम से अपनी प्राइजेस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 10 डॉलर के ऊपर ले आए। अच्छा, अगर हम बहुत साल पहले की बात करते हैं तो ऑयल इतना ज्यादा हाई हो गया था कि इट रीचेस टू 148 डॉलर पर बैरल। ये अभी मैं बहुत सालों पहले की बात बता रही हूँ, बट लेटर ऑन ये थोड़ा कम होते होते कुछ 70s पे आया था, 40s पे आया, 30s पे आया, और एकदम से सऊदीया ने इस बात के बाद जब रशिया नहीं माना कि हम जो है वो सप्लाई को लिमिट नहीं करेंगे बल्कि अनलिमिटेड सप्लाई देते रहेंगे, तो उसने कहा कि ठीक है फिर हम ऑयल सस्ता कर देते हैं। उसने ऑयल को सस्ता कर दिया और 10 डॉलर बैरल के ऊपर आ गया, पर बैरल के ऊपर आपकी कीमत आ गई। सऊदीया के लिए इट वाज नॉट एट ऑल अ लॉस इवन एट दैट पॉइंट, लेकिन रशिया के लिए ये बड़ी खतरे की घंटी थी, क्योंकि फिर जो वर्ल्ड वाइड से जो लोग जो कंट्रीज ऑयल खरीदते थे वो अब रशिया के पास बजाय वो सऊदीया के पास जाएंगे क्योंकि वहां से सस्ता ऑयल मिल रहा था। अच्छा, फिर इसका हुआ क्या कि फाइनली रशिया जो है वो और सारी कंट्रीज जो है वो स्टेबल के ऊपर आई और उन्होंने कहा कि ठीक है हम जो है वो एनुअल डिमांड जो है वो उसको कट ऑफ करेंगे।
और हम जो है वो एनुअल बैरल को की जो सप्लाई है उसको भी लिमिट करेंगे ताकि जो हमारा लॉस हुए, क्योंकि अब कोविड-19 जो है वो महीनों के ऊपर हो गया है। अब बात आई बहुत सारी कंट्रीज ने, चाइना है, इंडिया है, उन्होंने क्या किया, रिजर्वॉयर्स बनाने शुरू कर दिए हैं और वो अब जो है ऑयल को रिजर्व के अंदर ले रहे हैं। उन्होंने ये स्ट्रेटेजी ली है कि अभी ऑयल बड़ा सस्ता हुआ है तो वो ऑयल खरीद रहे हैं, सस्ता ऑयल, और जो है वो अब उसका जो है रिजर्व के अंदर डालना शुरू कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या इससे सऊदीया को नुकसान होगा या इंडिया और चाइना को बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये जो रिजर्व करना शुरू कर दिया इन लोगों ने ऑयल? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मिस कितना कर लेंगे रिजर्व, प्रोडक्शन थोड़ी मिस है इनके फायदा पास। मिस फायदा तो प्राइस की उसमें होगा ना, कि अगर प्राइस कम है और अगर बाद में ज्यादा हो गए तो इससे उनको फायदा होगा, किसको फायदा होगा? इंडिया और चाइना को, क्योंकि अभी वो कम प्राइस में रिजर्व कर रहे हैं चीजें, ऑयल सॉरी। हाँ ठीक है ना, अभी वो कम प्राइस में रिजर्व कर रहे हैं चीजें, उसके बाद जब यस ये मिस। एयर स्पेस खुलेगा तो वो अपना ये पेट्रोल जो है वो उसमें यूज कर लेंगे, या जो भी अपनी यस इंडस्ट्री मिस। के अंदर जहाँ पे भी वो यूज कर लेंगे। लेकिन मिस पेट्रोल तो आप इतने दिन तक रिजर्व रख ही नहीं सकते। एग्जैक्टली द पॉइंट। अव्वल तो उसकी मेंटेनेंस के ऊपर और उसकी जो रिजर्व है उसके लिए प्रोडक्शन जितना कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी इनको। एग्जैक्टली मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी इतनी ज्यादा होगी कि वो अगर रिजर्व कर भी देते हैं, दो इसमें फायदा होगा, उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी नहीं होगी जितनी की वो, जैसे अगर $48 पर बैरल के ऊपर भी खरीद देते हैं तो डेफिनेटली वो उस रेट पे तो नहीं जाएगा, उनको फायदा ही होगा। लेकिन द पॉइंट इज ये सिर्फ शॉर्ट रन के लिए स्ट्रेटजीज हैं, लॉन्ग टर्म में फायदा तो सऊदिया को ही होगा। आप लोग रिजर्व का ऑयल कितने दिन तक इस्तेमाल कर लेंगे? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, इसके बाद क्या? इसके बाद तो बॉल जो है वो सऊदिया के कोर्ट में। तो सऊदिया ने ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कि ठीक है लेकिन हम मिस अभी अभी तो उनके पास कोई फायदा नहीं है ना अभी मिस, उनकी इकोनॉमी तो मिस वैसे ही खराब हो रही है मिस, उनकी पूरी तो ऑयल पे बेस ही करी है ना। अभी रिसेंटली जब वो अपनी वैल्यू एडेड गुड्स पे 3% टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं मिस, इतना लोन ले रहे हैं वो, तो अच्छी हाँ कंडीशन में तो वो भी नहीं है। देखो, उनके पास दो मेन इंडस्ट्री थी, एक इंडस्ट्री थी उनकी ऑयल और दूसरी इंडस्ट्री थी उनका टूरिज्म। उनकी दोनों इंडस्ट्री के ऊपर लॉस आया है, ठीक है। तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री तो आप समझ लो कि पूरी जीरो ही हो गई है। सेकेंडली उनका सबसे बड़ा जो मेन इवेंट होता था वो होता था हज, जहाँ से वो बहुत ज्यादा कमाते थे। ना सिर्फ टूरिज्म से आता था बल्कि ट्रेड भी होता था जिससे वो कमाते थे। तो उनकी भी ओवरऑल इकोनॉमी तो डाउन हुई है, एक शॉर्ट टर्म या टेम्पररी डाउन साइड तो उनको भी लगा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें, आफ्टर 2 इयर्स या 3 इयर्स, तो ऑयल वाला जो है, ऑयल वाला इनको बेनिफिट देगा। दूसरी कंट्री जो है वो रिजर्व का कितने टाइम तक यूज कर सकेंगी, उसके बाद तो डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी, इन्होंने ऑलरेडी सप्लाई को कट कर दिया है, तो ये फिर अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे इन ऑर्डर टू सप्लाई दिस दैट ऑयल इन द मार्केट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ डेफिनेटली इस वक्त इकोनॉमी में डाउन सेटबैक तो इस वक्त सारी इकोनॉमीज को लगा है, उनको कहीं ना कहीं से इसको एडजस्ट तो करना है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखा जाए तो सऊदिया को इसका फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? नो मिस, क्लियर। अच्छा जी गर्ल्स, हमारा फिर ये तो आज टॉपिक एंड हो गया है। कल हम इंशाल्लाह एक मैट्रिक्स कर लेंगे, हमारे 3 मैट्रिक्स रह गए हैं, तो इंशाल्लाह कल हम एक मैट्रिक्स करेंगे। मिस किरण क्वेश्चन पूछ रही हैं आपसे। जब एक इंडस्ट्री सेट हो जाए तब गवर्नमेंट फैसिलिटी वापस लेती है, ले सकती है। ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट क्या करती है। लेकिन हाँ, वो फैसिलिटीज गवर्नमेंट वापस नहीं लेती उसको, एक्चुअली उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। जैसे लेट्स सपोज अगर गवर्नमेंट ने जमीन दी हुई थी तो उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स इंप्लीमेंट कर देगी ताकि गवर्नमेंट को भी जो है उससे रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाए। गवर्नमेंट ने अगर जैसे लेट्स सपोज सब्सिडी दी हुई थी कि आप जो है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उसके अंदर 40% बिल जो है वो गवर्नमेंट देगी, तो गवर्नमेंट वो परसेंटेज कम कर देती है, जैसे वो कहेगी हम सिर्फ अब 10% देंगे। तो जब हमारे पास इंडस्ट्री सेट हो जाती है तो गवर्नमेंट उन इंसेंटिव्स को कम करना जरूर शुरू कर देती है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो कहती है कि लेट्स सपोज कि हमने आपको जो है वो दिया हुआ था कि टैक्स रेट्स यूजुअली ज्यादा बढ़ा देती है।
अच्छा, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हर इंडस्ट्री का एक टाइम होता है कि वो पीक पे जाती है, उसके बाद वो डिक्लाइन पे आना शुरू हो जाती है। अच्छा, दिस इज आवर नेचुरल लॉ कि अगर एक चीज डिक्लाइन पे आ रही होती है तो कोई सी दूसरी इंडस्ट्री का आपकी जो है वो इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ शुरू हो चुका होता है। तो गवर्नमेंट ये इसलिए करती है कि यहाँ से पैसा आप बचाएगी और दूसरी इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एचएससी वालों ने मतलब क्या फैसला लिया इस एग्जाम से रिलेटेड? बेटा अभी तो कुछ भी नहीं पता। अभी तो पता नहीं, सुबह न्यूज आई है कि सऊदीया तो ईद के दिनों में कर्फ्यू लगा रहा है, तो होपफुली यहाँ पे भी यही हाल होगा क्योंकि जो यहाँ पे मार्केट्स का हाल हुआ हुआ है। तो अभी तो फिलहाल इसके लिए आज शायद है, कुछ न्यूज में आ रहा था कि शायद आज भी कोई मीटिंग है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। मिस फेसबुक पे देखी थी पोस्ट में से ARY की भी देखी थी कि मतलब वो कह रहे थे कि मतलब ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, सब यूनिवर्सिटीज को कह दिया कि वो पॉलिसीज बनाए ऑनलाइन एग्जाम्स लेने की। हाँ, तो इसके लिए कोई आप इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम डेफिनेटली सभी ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो कोई ऐसी लीलियंसी ही रखी जाएगी क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे देयर आर सो मेनी इश्यूज। हमसे भी जो भी इश्यूज हमारे पास आ रहे थे स्टूडेंट्स के, जैसे इंटरनेट इश्यूज थे, बहुत सारों के इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज थे, एंड देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज, तो हमने वो सब कुछ फॉरवर्ड कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की कोई भी मसला जो है वो यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचा है या HSC तक नहीं पहुंचा है। ये सारे मसले मसाइल जो हैं और सारे ऑप्शंस को कंसीडर किया जा रहा है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि इट विल बी कि आपका आप अगर टाइम पे नहीं आओगे तो नहीं होगा। तो जो भी फैसला होगा वो सब इंशाल्लाह आप लोगों के फेवर में ही होगा। थैंक यू मिस। ठीक है, और कोई इशू नहीं? ठीक है, नो मिस। ओके, कल इंशाल्लाह मैट्रिक्स करते हैं और आज के ये हो गया है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम इवेल्युएशन इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या ईद के बाद करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।